यह वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो पुरानी वाली वीडियो मैंने आपकी संख्या पद्धति के ऊपर बनाई है, आप उसको एक बार देख लें, क्योंकि यह उसके आगे का ही पार्ट है। और हमने कई सारी संख्याओं के प्रकारों के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो के माध्यम से हम जो पोर्शन बचा हुआ है संख्याओं के प्रकारों से संबंधित, उसको हम खत्म करेंगे। अब आप इसमें देखिए, भिन्न और दशमलव के आधार पर भी कई तरीके की संख्याएं होती हैं। जैसे एक होती है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जो न्यूमरेटर का मान है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। आपको पता है कि जब भिन्न संख्याएं आपकी बनाई जाती हैं तो भिन्न कैसे बनती हैं? भिन्न संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर के बनती है, एक कहलाती है अंश और दूसरा कहलाता है हर। तो अंश और हर के अनुपात को ही हम भिन्न कहते हैं। और ये भिन्न संख्याओं में भी आपकी जो पहली संख्या है जिसे हम उचित भिन्न कहते हैं, इसमें जो न्यूमरेटर है, डेट मीन्स अंश जो है, उसका मान हर के मान से छोटा होना चाहिए। तो इसको हम प्रॉपर भिन्न बोलेंगे, प्रॉपर आपकी फ्रैक्शन बोलेंगे। 2/3, 5/7 और 11/19 इस तरीके की संख्याएं होंगी। और जब ये प्रॉपर भिन्न होगी तो इसका मान हमेशा एक से कम ही होगा, क्योंकि आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? एक से तो कम ही वैल्यू आएगी। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें हमेशा अंश क्या होगा? हर से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। 5/2 आएगी, 7/3 या 4/4। इसे ही मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अनुचित भिन्न को ही मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्रित भिन्न दो चीज़ों से मिलकर के बनती है, इसीलिए हम इसको मिश्रित भिन्न कह रहे हैं। पहली चीज़ तो आपकी इसमें आप देखिएगा, दो क्या है? ये पूर्णांक संख्या है। दो क्या है? पूर्णांक संख्या है। और 1/2 क्या है? आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। उचित भिन्न है। तो चूंकि ये इन दोनों का मिक्स है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना आप। जैसे 5/2 को यदि हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 बार डिवाइड करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और ये बचेगा कितना? 1/2। ठीक इसी तरीके से 7/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 1/3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, मिश्रित भिन्न। एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न का जोड़ क्या कहलाएगा? मिश्रित भिन्न कहलाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हमने देखा इसको, मिश्रित भिन्न को। इसे हमेशा अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? जैसे 3 सही 1/4 है तो हम 4 का गुणा 3 में करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 1 13, 13/4। ये क्या कहला जाएगी? आपकी अनुचित भिन्न। ये इम्प्रॉपर भिन्न है और हमेशा इस फॉर्म में भिन्न को नहीं रखा जाता। या तो आप उसको किस में बदल दें, या तो आप उसको मिश्रित भिन्न में बदल दें, या फिर आपकी प्रॉपर भिन्न है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो पहले से ही लीगल फॉर्म में है। शांत दशमलव आप देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, इसमें दशमलव के बाद अंक जो है वो खत्म हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, अब 25/100 लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे? 0.25, उसके बाद तो आगे कोई संख्या बढ़ेगी नहीं, तो 0.25 है, 0.5 है, 0.125 है। एक पर्टिकुलर डेसिमल के बाद में जो संख्याएं हैं वो आपकी रुक जाती हैं। यह तभी होता है जब हर डिनोमिनेटर का गुणनखंड केवल 2 या 5 हो, तभी क्या होगा? हमें कौन सी संख्याएं प्राप्त होंगी? शांत दशमलव। नाम में ही लिखा हुआ है शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और दूसरी संख्याएं क्या होती हैं? अशांत दशमलव संख्याएं। ये दशमलव के एक्चुअली में दो भाग हैं। दशमलव संख्याओं को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो होती हैं आपकी शांत दशमलव और दूसरी होती हैं अशांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव और अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं। साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्रत्येक दशमलव संख्या होती है वो आपकी भिन्न संख्या भी होती है, फ्रैक्शन भी होती है। दशमलव के बाद अंक कभी खत्म नहीं होते और एक निश्चित पैटर्न दोहराते हैं। तो ये आप देखिए, इसमें भी एक होती है पुनरावृत्त अशांत दशमलव संख्याएं और एक होती हैं आपकी नॉन रिपीटिंग। एक होती है रिपीटिंग और एक होती है नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। अब जैसे आप देखिए, ये वाली जो संख्या है 0.3333, ये आपकी जो है कभी खत्म ही नहीं हो रहा है अंक, और 3 अंक जो है बार बार अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और वे संख्याएं जो रिपीट नहीं होंगी, बदल बदल करके अंक आएंगे, 1 2 5 7, है ना, 8 9 इस तरीके के अंक आएंगे और ये अंक रुकेंगे ही नहीं। तो आप इन संख्या को क्या कहेंगे? अपन
नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। यदि रुक जाएंगी तो हम नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे, और यदि नहीं रुकेंगी तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे। अब आप देखिए रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर्स हैं, इसमें जैसे 0.333 एक ही अंक बार बार आ रहा है, तो एक तो रिपीट हो रहा है, साथ में ये संख्या रुक नहीं रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। और यदि इसमें भी आप देखिए जैसे कुछ और संख्याएं 0.16 इस तरीके से बन सकती हैं, 0.324 एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होगा, तो उनको हम रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे। और नॉन रिपीटिंग मैंने आपको बता दिया। गुणनखंड और संबंधों पर आधारित संख्याएं देखिए, फैक्टर एंड रिलेशन बेस्ड, यह हिस्सा थोड़ा गहरा है और नंबर थ्योरी के कठिन सवालों को ये कवर करता है। इसमें प्रचुर संख्या हम पहले भी बता चुके हैं कि जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या से अधिक हो, इसको हम प्रचुर या अबंडेंट नंबर कहते हैं। पिछली क्लास आप देखिएगा, मैंने उसमें इसको डिटेल में बताया है। न्यून संख्या डेफिशिएंट नंबर, यदि इसके गुणनखंडों का योग उस संख्या से कम हो तो हम इसको क्या कहेंगे, डेफिशिएंट नंबर कहेंगे। सभी अभाज्य संख्याएं न्यून संख्याएं होती हैं, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड निकलेंगे वो केवल दो ही गुणनखंड निकलते हैं, एक तो एक और दूसरी वह संख्या स्वयं। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। फिर मित्र संख्याएं, फ्रेंडली नंबर्स, चलो अच्छा है, कम से कम संख्याओं में तो मित्र आया। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जहां पहले के गुणनखंडों का योग दूसरी के बराबर हो और दूसरा का पहली के। तो 220 संख्या है, इसके गुणनखंड दूसरी के बराबर हैं और दूसरी वाली संख्या के गुणनखंड पहली के बराबर। तो ये आप देखिए ध्यान से, 220 के गुणनखंडों का योग 284 निकलेगा और 284 के गुणनखंडों का योग 220 निकलेगा। इसे पाइथागोरस ने खोजा था, और इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, फ्रेंडली नंबर्स, है ना, जिनके फैक्टर्स क्या हो, समान हो, जिनका उठना बैठना एक साथ हो, चाय एक साथ पीते हो, है ना, बुराइयां भी एक साथ ही करते हो एक ही व्यक्ति के विषय में। तो ऐसे मित्रों को ही हम क्या कहेंगे फ्रेंडली नंबर्स कहेंगे, या एमिकेबल नंबर्स कहेंगे। हर्षद संख्या या नाइवन नंबर्स किसको कहेंगे, वह संख्या जो अपने अंकों के योग से पूरी तरह विभाजित हो। तो जैसे 18 है, 1 + 8 = कितना होता है, 9। 18 9 से डिविजिबल है ना। दैट मीन्स आपका जो 18 है वो क्या कहलाएगी, हर्षद संख्या कहलाएगी, ये ध्यान रखिएगा। 21 2 + 1 = 3, है ना। 21 / 3 कितना आएगा, 7 आएगा। 1 से 9 तक की सभी हर्षद संख्याएं हैं, हर्षद का अर्थ होता है हर्ष या खुशी देने वाली संख्याएं, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे 18 लिखी है संख्या, 1 + 8 करेंगे, बढ़िया से 9 आया, 9 जो है 18 को डिवाइड कर देगा, कितनी खुशी हो रही है ना। इसलिए हम इन संख्याओं को क्या कहेंगे, हर्षद संख्या। विशेष लॉजिक वाली संख्याएं, नाम बस याद रखिएगा इन संख्याओं के। स्मिथ नंबर, वह भाज्य संख्या जिसके अंकों का योग किसके बराबर हो, उसके अभाज्य गुणनखंडों के अंकों के योग के बराबर हो। प्रश्न संख्या देख चुके हैं। अनहैप्पी नंबर, यदि ऊपर वाली प्रक्रिया में एक ना आए और एक लूप बन जाए, अक्सर 4 पर जाकर के लूप अटक जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अनहैप्पी नंबर कहेंगे। तो हैप्पी अनहैप्पी दोनों नंबर आप देख लीजिएगा। और फिबोनाची नंबर्स आपकी जो है ऐसी सीरीज जहां अगली संख्या पिछली दो का क्या हो, योग हो, है ना। अगली संख्या क्या हो, पिछले दो का योग हो। जैसे 1 देखें, एक इसका 0 और 1 का योग है। 2 देखें तो ये 1 और 1 का योग है। 3 देखें तो ये 2 और 1 का योग है। तो इस तरीके से पैटर्न चलेगा। इस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, फिबोनाची नंबर्स। फूलों की पंखुड़ियों से लेकर गैलेक्सी के स्पाइरल तक यह अनुपात गोल्डन रेशियो 1.618 हर जगह आपका दिखता है, ठीक है। नेचर नंबर है फिबोनाची नंबर। फूलों के पैटर्न में भी आप देखते हो ना कि जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रहती हैं। पहली वाली पंखुड़ी जो है वो पिछली दो पंखुड़ियों का योग होती है ना। तो कुछ इसी तरीके से ये बताने का प्रयास है। अभाज्य संख्याएं, इनके ऊपर जो प्रश्न बन सकते हैं और छोटे छोटे प्रश्न हम वो भी कवर कर लेते हैं। हम नहीं चाहते कि अब संख्याओं के प्रकारों से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो आए और अपन ने उसको ना पढ़ा हो, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, एकमात्र समअभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ध्यान रखिएगा। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 9 है। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 15 है। 1 से 75 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 21 है। जब आप इन सबको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, है ना। 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है, 9 है। 1 से 50 तक 15 है, तो ये इनके बीच में कितनी होंगी, 6 होंगी, है ना। मतलब कि
आपकी 26 से लेकर के 50 तक कितनी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी, 6 होंगी। तो ये 15 यहाँ तक हो गया। फिर 15 के बाद में 50 से 75 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 6 अभाज्य संख्याएं होंगी। इसमें आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 21 हो जाएगा। और 75 से लेकर के 100 के बीच में कितनी है वो भी ध्यान रखिएगा, तो 4 होंगी। ठीक है, तो टोटल 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना निकलेगा, है ना, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका क्या होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के आपके बन सकते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के योग का प्रतिशत में मान कितना होगा, इस तरीके के प्रश्न बनेंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है, ये देखिए नीचे। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 12.9। यह बहुत बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है इस तरीके। अब आप वहाँ पर औसत थोड़ी ना निकालने बैठे जाओगे कि हमने पहले की 10 अभाज्य संख्याएं ली, 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17। अब हम 10 ये संख्याएं लिखेंगे, फिर इनका औसत निकालेंगे। तो ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 129 है, तो इनका औसत कितना आ जाएगा, 12.9 आ जाएगा। तो योग बस याद रखिए आप कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 129 है। ऐसे ही पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 28 है। तो बड़ा इजी पड़ेगा आपको। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 11 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97। यदि हम आपसे पूछें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो वो आपकी यहाँ पर लिखी है 97। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 101। फिर प्राकृत सम और विषम संख्याओं के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। पहली n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर इसके बाद में n² प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना है, 55 है। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना है, 50। प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा, n × n+1। प्रथम 10 सम संख्याओं 2, 4, 20 का योग कितना होगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा, 420। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n² के बराबर होता है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, निकालना है तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 400 होगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, 20 प्राकृत संख्याओं का औसत, ये सब मान आप कंठस्थ कर लीजिए। n सम संख्याओं का औसत कितना होगा, n+1। 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 11। 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 21। 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 51। आप देखिए इसमें सब में एक एक ज़्यादा आ रहा है, तो इनको भी ऐसे नहीं कि रट्टा मानना है तो बिना किसी लॉजिक के आप याद करिए, है ना, ऐसा नहीं है। जैसे 10 सम संख्याओं का औसत पूछा तो उसमें 10 में 1 जोड़ दो, 11 आ जाएगा। 20 सम संख्याओं का औसत तो 20 में 1 जोड़ दो। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत किसके बराबर होगा, n के, जितनी संख्या वही औसत होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 10 होगा। 25 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 25 ही होगा। 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 50 ही होगा, है ना। पाई एक संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है ना। 22/7 एक संख्या है, ये परिमेय संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 1 से 10 तक सभी अंकों से विभाजित हो जाए ऐसी संख्या 2520 है, रामानुजन द्वारा बताई गई, है ना। किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर मान 1 होता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, a⁴ बराबर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ये यहाँ पर क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। वर्गों का योग बता दिया मैंने, घनों का योग ये भी ध्यान रखिएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत होती हैं। 0 की खोज भारत में आर्यभट्ट ने की थी। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि 0 की गिनती हमेशा किस में की जाती है, समपूर्णांक में करी जाती है। 0 का गुणा करोगे किसी संख्या में तो हमेशा 0 ही मिलेगा। 0 से भाग दोगे तो अनंत परिणाम प्राप्त होगा। 0 में किसी संख्या से भाग देने पर परिणाम 0 होता है। एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। किसी भी संख्या को गुणात्मक तत्समक 1 होता है, अभी बताया हमने। और एडिटिव
आपका 0 होता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है, डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है -1। क्रमागत संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। क्रमागत संख्याओं का, जैसे हम कहें 3 और 4, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। क्रमागत संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। यदि हमें क्रमागत संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो क्या होगा? इनका गुणनफल ही होगा। 3 और 4 का क्या आएगा? 12। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का ये हो चुका है। 1 से 50 तक का योग कितना होता है? 1275। सबसे छोटी सम संख्या देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब फैक्ट जो है वो आप याद कर लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, ये सब डिस्कस अपन कर चुके हैं। विभाज्यता के जो नियम है वो कुछ इंपॉर्टेंट नियम अपन देखेंगे बस, बाकी स्किप करेंगे। स्थानीय मान और जातीय मान एक बार समझ लीजिए। स्थानीय मान और जातीय मान किसे कहते हैं? तो किसी स्थान विशेष पर जो अंक होता है उसके कारण उसका स्थानीय मान होता है। तो किसी संख्या का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 5, 2, 3, 1। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है, तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 1 गुणित 1 मतलब 1 होगा। 3 का स्थानीय मान 3 गुणित 10 है ना। वो जिस स्थान पर है तो उसी के उससे आपको गुणा करना है, तो आपका क्या निकल आएगा? स्थानीय मान निकल आएगा। और जातीय मान संख्या की जो खुद की वैल्यू है ना, वो क्या कहलाएगी? उसकी फेस वैल्यू। इकाई के अंक का स्थानीय और जातीय मान हमेशा समान होता है ना। तो इकाई के अंक का मान खुद की वैल्यू उसकी एक ही है और उसका स्थानीय मान भी क्या है? एक ही है। 0 का स्थानीय और जातीय मान हमेशा 0 होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके के फैक्ट आते हैं। दशमलव के बाद का स्थानीय मान, जैसे 0.5 में 5 का स्थानीय मान 5/10। रोमन संख्या एक बार देख लीजिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब इसमें कुछ फैक्ट और अपन शामिल कर लेते हैं। जैसे 1 से लेकर के 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, फिर 1 से लेकर के 100 तक पूर्ण वर्गों का योग कितना होता है? पूर्ण वर्गों का योग ये आपका होता है 385। अब 100 से 100 तक आपके पूर्ण वर्ग क्या होंगे, है ना? तो आप बताइएगा इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, त्रिकोणीय संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। त्रिकोणीय संख्या क्या कहलाती है ना? जिससे कि आपका त्रिकोण बन जाए। त्रिकोण बन जाए, जैसे हम कहें 3, है ना। 3 क्या है? आपकी त्रिकोणीय संख्या है। 1 क्या है? एक तो पॉइंट बनता है आपका, है ना। 1 से तो आप केवल पॉइंट बना सकते हो। यदि हम इससे क्या बना सकते हैं? इससे ट्रायंगल बना सकते हैं। और हम किससे ट्रायंगल बना सकते हैं? 1, 2, 3, है ना, 4, 5, 6। तो आपको ये गिनना है कि ये पॉइंट कितने हैं जिनसे मिलकर के ये त्रिकोण बन पा रहा है। तो ये एक नंबर कहला जाएगी 3, एक नंबर कहला जाएगा 6, 6 है ना। एक नंबर कहला जाएगा 10, क्योंकि आप उठाइए 10 बिंदु आप उठाइए। जैसे अपन ने जो है 10 बिंदु उठाए यहाँ पर, है ना। 1, 2, 3, 4, है ना, 5, 6, 7, 8, है ना, 9, 10। तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिकोणीय संख्या में त्रिकोण बनेगा। ठीक है, किसी संख्या का जो n वां पद है वो कैसे निकालोगे? Tn = n+1 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकलता है ये। ठीक है, ट्विन प्राइम हम आपको बता चुके हैं। 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या है? 1 से 100 तक अपन ने अभाज्य संख्याएं तो देखी, भाज्य संख्याएं कितनी है? तो 74, याद रखिएगा इसको। ठीक है, फिर इसके बाद में, ठीक है, प्रॉपर नंबर या परफेक्ट नंबर हम आपको बता चुके हैं। उचित संख्या किसको कहते हैं? 200 से ठीक पहले का जो लास्ट प्राइम नंबर है, 200 के पहले का अभाज्य संख्या कौन सी है? 199 है, ठीक पहले की, है ना, ठीक पहले की। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद में हम जो है अभाज्य संख्याएं अपन ने देख ली, सारी प्रकार की संख्याएं देख ली। अब हम इसमें विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे और भिन्न पर आएंगे, और एक अगली क्लास में बाकी जो भी नंबर सिस्टम में बचा हुआ है वो हम सब कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसके पहले हम करेंगे कल सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में जो है जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, और आपकी जो यूनिट 7 है MP सेट एग्जाम की, तो अपन उसको पूरा कवर करेंगे। क्योंकि नंबर सिस्टम से हमेशा हर स्टेट PCS का CSET का एग्जाम हो, वहाँ पर हमेशा प्रश्न बनते ही बनते हैं नंबर सिस्टम से, और UPSC तो अब इसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो इसलिए नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।